कल मध्य पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग देखे थे कि जहां पर ताम्र पाषाण खत्म हुआ था, ताम्र पाषाण काल में दिखने लगा था सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी नगरीकरण की तरफ आगे आदमी बढ़ने लगा था। ठीक, अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है? क्योंकि वहां पर जब पहला नंबर खुदाई किया गया तो जो सबसे पहले नगर की खुदाई की गई तो वो हड़प्पा था, तो इसीलिए इसको हड़प्पन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं कि सिंधु घाटी में वहां पर सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु के नाम से सिंधु नदी, बाद में उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। लेकिन सिंधु घाटी में जो सबसे पहले खुदाई की गई थी वो हड़प्पा की खुदाई की गई थी, तो इसलिए इसको हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 में किसकी जानकारी दिया था? हड़प्पा सभ्यता की, कि हाँ भाई साहब यहाँ पर कोई सभ्यता है। ठीक, पहला नंबर देखिए, जो इसका जो खुदाई का जो काम करता था वो करता था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कौन करता था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो सर्वप्रथम थे वो हमने बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था स्थापना किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। ये सब बता दिए थे, ये सभी की जानकारी हमने बता दिया था। तो अब हम लोग देखने चले हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है सभी लोग अलग अलग बताते हैं। जो सबसे कार्बन 14 के हिसाब से निकाला गया है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है ना? कहाँ से? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना गया था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिए थे? किसने दिए थे? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। चार्ल्स मैसन, ऐसे समझिए कि मैसेज क्या होता है, मैसेज कर दिए, यानी मैसेज मतलब कि सूचना देना। तो 1826 में किसने जानकारी दिया था? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी कि हाँ भाई साहब यहाँ पर कोई सभ्यता है। दरअसल ऐसा होता है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या कहते हैं कि लाइन बिछाने का काम चला था अंग्रेजों द्वारा, और वहां पे कुछ मजदूरों को कुछ ईंट मिला, तो पता चला कि ये उस बात का बाद में ईंट का अध्ययन किया गया, देखा गया, तो पता लगा अरे भाई साहब यहाँ तो कोई सिविलाइजेशन था, यहाँ पे कोई सभ्यता था। फिर उसके बाद में खुदाई उदाई किया गया तो पता चला इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, भारतीय महाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी? तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। व्यवस्थित यानी पहली व्यवस्थित सभ्यता कौन थी? भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी हम लोग बहुत पहले से ही आगे थे। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। देखिए, इसमें जो भी लिखा गया अभी पढ़ा नहीं जा सका, उसे हमने बताया, इसीलिए इसको आद्य हिस्ट्री में रख दिया, यानी पोटो आद्य इतिहास में रख दिया, यानी पोटो हिस्ट्री में रख दिया गया। यानी जो भी चीज मिला है वहां पर अभी भी पढ़ा नहीं जा सका, सिर्फ खुदाई के आधार पर जानकारी। यानी देखिए कि ये कल्पना एकमात्र हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसे रहा होगा, ऐसा होगा। कोई भी लिख कर ये चीजें नहीं पाई गई है, या कोई लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं पाया गया कि, और लिखा भी गया है तो पढ़ा नहीं पाया गया है, या कोई ग्रंथ नहीं मिला हमको। ठीक, इसके आगे में पढ़ते तो समझ में आता है। देखिए, यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई से जो भी मिला उसी के आधार पर हम बताते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे रहे होंगे। देखिए, लेख भी मिला, अभिलेख थोड़ा बहुत मिला, लेकिन साहित्यिक ग्रंथ नाम मात्र के मिले हैं, नाम मात्र के मान के चलो नहीं मिले, लेकिन अभी तक ये पढ़े नहीं जा सके। जिस दिन पढ़ा ये सब पढ़ लिया जाएगा उस दिन क्या किस में रख दिया जाएगा? वो ऐतिहासिक काल में हो जाएगा, यानी अभी पढ़ा नहीं जा सका। इन सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो हम लोग देखते हैं भाई साहब ऐसा क्या लिख के चले गए, ऐसा कौन सा अक्षर बना के चले गए जो हम लोग नहीं पढ़ पाए अभी तक। तो वो देखिए, उन लोगों की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, यानी कुछ लोग वो लोग सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग करते हैं। किसका? सांकेतिक अक्षरों का, यानी सांकेतिक अक्षर में ऐसे 400 से 500 अक्षर ऐसे मिले हैं। 400 जो कहाँ कहाँ पे मिले हैं? ईंटों पे मिले हैं, मनके पे मिले हैं, मृदभांड पे मिले हैं, और अधिकांश जो ऐसे अक्षर हैं वो मुहरों पे मिले हैं। इनकी मुहरें जो होती थी सिलखड़ी की बनी होती है। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सिलखड़ी की बनी होती है। किसकी? सिलखड़ी की। सिलखड़ी पर भी अक्षर पाए गए, हाँ सिलखड़ी पर भी अक्षर पाए गए हैं, यानी अभी भी पढ़ा नहीं जा सका। देखिए, इसमें जो यू आकार के अक्षर है वो मछली आकार के अक्षर बहुत ज्यादा देखने को मिले। किस? यू आकार के अक्षर है वो मछली आकार के अक्षर बहुत ज्यादा देखने को मिल गए हैं। अब देखिए, इनके लिखने के तरीकों पर भी विवाद है। कोई कहता था दाएं से बाएं लिखते हैं, कोई कहता है बाएं से दाएं लिखते हैं, तो दोनों मान लिया गया। यानी लिखने के तरीके पर विवाद था, तो कोई कह रहा है दाएं से बाएं लिखा गया, कोई बोला है कि भाई बाएं से दाएं। आप सोचिए कि जब आप उसको पढ़ ही नहीं पाए, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो उसका सेंस नहीं पता चल पाएगा। सेंस नहीं पता चल पाएगा तो कैसे पता चलेगा ये दाएं से बाएं लिखेंगे, बाएं से दाएं लिखेंगे? इसीलिए दोनों को मान लिया गया। और इस पद्धति, जैसे उर्दू होता है तो हम लोग किधर से क्या कहते हैं, बाएं से दाएं लिखते जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लिखते जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें ब्रुस्टोफेडन शैली, यानी ऐसी शैली जिसमें बाएं से दाएं से बाएं दोनों लिख दिया जाए, उस शैली को ब्रुस्टोफेडन शैली। यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन सी शैली यूज करते थे? तो ब्रुस्टोफेडन शैली। कौन सी शैली? ब्रुस्टोफेडन शैली। आइए हम लोग देखते हैं कि
कुछ कुछ घाटियों में कौन कौन सी क्या कहते हैं कि सभ्यता आगे चल के विकसित हुई। देखिए, सबसे पहले नंबर, किसी के जीवन के निवास के लिए या कहीं पर रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जितने भी आज हमारे वर्तमान में बड़े शहर देखेंगे, वो किसी न किसी नदी के पास या किसी किसी नदी के किनारे बसे होंगे। जितने भी नदी के किनारे देश शहर बसे होंगे, बड़े शहरों को नदी के किनारे, वो उन्हीं का स्वरूप जो है, जो आज हमको वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, यानी वो पहले से ही आकर बस गए। उनको देखिए, जीवन जीने के लिए मुख्यतः खाना पीना तो आदमी खा लेगा, भोजन तो कैसे भी कर लेगा, लेकिन पानी पीने के लिए शाम को वो नदी के पास आता था। तो उसको बाद में समस्या होने लगी, तो वो लोग सोचे क्यों ना हम नदी के पास ही बस जाते हैं। तो नदी के पास में बस गए, तो जानवरों को भी कृषि करने भी, जानवरों को मारकर उनका भोजन आहार करने में भी, कृषि के लिए भी ढेर सारा उनका पानी की व्यवस्था हुई। इसीलिए जो हम लोग आज देखते हैं वर्तमान में, जितने भी बड़े शहर देखते हैं, वो नदी किनारे कहीं ना कहीं वो पूर्व से ही, बहुत पहले से ही बसे हुए हैं। और वर्तमान में जो बसाए जा रहे हैं शहर, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करेगा ना भाई। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ घाटी व्यवस्थाएं, कुछ कुछ सभ्यताएं देखते हैं। जैसे होंगहो नदी घाटी की सभ्यता, जो चीन की सभ्यता कहलाती है। जो होंगहो नदी घाटी में कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो वो चीन की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हमने बताया सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई हमारी। दलजा एवं फरात घाटियों के बीच में सबसे पुरानी सभ्यता थी मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता, ये इराक में है, दलजा एवं फरात नदियों के बीच में, ठीक। और नील नदी की सभ्यता, इसे मिस्र का वदान कहते हैं नील नदी को। तो नील नदी की सभ्यता, इसको मिस्र की सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई। यानी नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो ये हुई मिस्र की सभ्यता, ठीक ना। इन सभी सभ्यताओं में जो सबसे विकसित और सबसे बड़ी सभ्यता थी, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। यानी इन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़ी एवं सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक ना। अब देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो खुदाई उदाई करने का कैसे प्राप्त हो गया। तो वही बताया कि प्रागैतिहासिक कालों के स्थलों को जो खोजने का काम कर रहा था उस समय भारत में, वो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। कौन था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जो इसके जो सर्वप्रथम मैंने बताया था, जो खुदाई के जनक, जो यहाँ के विभागों का जनक था, वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इसकी स्थापना कर दिया था। लेकिन अगर बात करें कि इसके जो वर्तमान में उस समय, जैसे उस समय जो महानिदेशक बनाया गया था, उस समय जॉन मार्शल को बनाया गया था। किसे, जब खुदाई के समय किसे बनाया गया था, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के अंतर्गत दो व्यक्ति थे, एक का नाम था राखल दास बनर्जी और एक का नाम था दयाराम साहनी। कौन कौन भारतीय थे ये, राखल दास बनर्जी थे और दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी, देखिए राखल दास बनर्जी 22 मोहनजोदड़ो, ऐसे याद कीजिए, जा जो सब में आ रहा है, बनर्जी जा इसमें भी है, 22 इसमें भी, जब बनर्जी 22 जोदड़ो, बनर्जी 22 जोदड़ो, यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, यानी खुदाई काम संपन्न करवाया। और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज को संपन्न करवाया, ठीक है ना। तो यानी दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की, हड़प्पा सभ्यता की। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की, तो मोहनजोदड़ो। निर्धारण कार्बन 14 के आधार पर किया गया है। जो पूर्व हड़प्पाई चरण माना गया है, वो लगभग 3500 बीसी से 2600 बीसी तक। पहले मैं जो बोलते चल रहा हूँ उसको कायदे सुनते चलिए, ठीक है ना। कहेंगे सर आप तो, हम तो पढ़े हैं कि 2350 बीसी से 1750, इसको भी देखिए। पहले पूर्व हड़प्पाई चरण को माना गया, जो पूर्व हड़प्पा में शुरू के हड़प्पा के लोग थे, वो 3500 बीसी से 2600 बीसी तक लगभग माना गया। कहाँ तक, 3500 बीसी से 2600 बीसी तक, ठीक ना। फिर उसके बाद परिपक्व हड़प्पाई चरण, यानी हड़प्पा उस समय अपने क्या कहते उफान पे था, यानी अपने क्या कहते हैं कि टॉप पॉइंट पे था, ठीक है ना। तो उसे परिपक्व हड़प्पाई चरण उसको बोल दिया गया 2600 लेके 1900 बीसी तक। कहां से, 2600 लेकर के 1900 बीसी तक का। बीसी तो आप लोग समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसमें उल्टा सब चलता है, ठीक है ना। अब जैसे उत्तर हड़प्पाई कालीन, इसके बाद एकदम अपने मतलब कि सब चीज खत्म होने के कगार पे आई थी, वो हड़प्पाई चरण हो गई। यानी उत्तर हड़प्पाई चरण ये 1900 से लेकर के 1300 बीसी तक माना गया है। लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट टाइम, यानी सबसे उपयुक्त समय जो माना गया है, इसका 2325 से लेकर 1725 बीसी तक माना गया है। कहां से, 2300, यानी कार्बन 14 विधि के आधार पर, इससे कार्बन 14 के आधार पर 2350 से लेकर के कहां तक माना गया, 1750 तक का। मेरी बात समझिए, अगर मैं बोलूं जो अभी सब ये जीवन चल रहा है, हम लोग जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक समय के बाद सब चीज खत्म हो जाएगी, सारी सिविलाइजेशन का नाश हो जाएगा, फिर से एक नई सिविलाइजेशन या फिर से एक सब नई सभ्यता की उत्पत्ति होगी। क्योंकि हमें इतिहास यही बताता है, चाहे जिस सिविलाइजेशन देखिए 2500 साल, 3000 साल, 4000 साल चलने के बाद, वो जैसे अभी हम लोग नए नए फोन या कुछ भी चला रहे हैं, एक समय ऐसा है कि सब चीज हम लोग भूल जाएंगे। यानी फिर से नई एक जनरेट, यानी फिर से नए स्तर से शुरुआत होगा। आप सोचिए, जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ये हमसे कहीं ज्यादा विकसित हो चुके थे, हम लोगों से कहीं ज्यादा भी ये विकसित, हम लोगों से कहीं ज्यादा ये जानकार हो चुके थे, हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी लोग पास चली गई थी।
क्या हुआ, इनका अंत हुआ, फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट किए। ऐसा ही हो, यानी इतिहास हिस्ट्री यही बताता है कि ये सभी लोगों का, हम लोगों का आने एक समय ऐसा आएगा कि जो सब चीज भूल करके फिर से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वही कार्बन 14 के आधार पर 1750 बीसी से लेकर के 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार अपना अलग अलग क्या कहते हैं मत दिए हैं कि भाई इसका मेरा समय इसके आधार पर हो सकता है, उसका समय उसके आधार पर हो सकता है। देखिए एक मार्टियर थे, मार्टियर व्हीलर साहब थे, वो अपना 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक बताए। मार्टियर साहब कब बताए, 2500 बीसी से लेकर के क्या कहते हैं कि 1500 बीसी तक बताए हैं। एक डीपी अग्रवाल थे, कौन, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल थे, वही अपने भारतीय थे, उन्होंने 2350 बीसी से 1750 बीसी तक का सबसे अच्छा समय उन्होंने बताया। 2350 से लेकर के 1750 तक का जो हम लोग टाइम पीरियड पढ़ते हैं, किसने बताया, वो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड पड़ता है तो उन्होंने बताया है, कौन, डीपी अग्रवाल साहब ने 2350 से लेकर के 1750 तक बताया गया। अगला जो तो मैके साहब ने, उन्होंने बताया 2800 से लेकर 2500 बीसी तक का, 2800 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक का मैके साहब ने बताया। और मार्शल साहब भी थे, इन्होंने 3200 से 1750 बताया। इन सब गलत है, सबसे सही जो है वो डीपी अग्रवाल जी का था। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तमाम प्रकार का तमाम लोगों का मत है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो कहाँ के थे, तो किसी ने कहा कि ये लोग पहले ऐसे व्यक्ति जो प्रोटोस्टलाइट थे। कैसे थे, प्रोटोस्टलाइट, यानी सिंधु सभ्यता में निवास करने वाले पहली जाति कौन थी, प्रोटोस्टलाइट थी। अब भाई हम लोगों को तो जानकारी नहीं, हमने बताया ना कि शुरू पर गेस के आधार पर इसको जाना जा सकता है, क्योंकि लिखा तो गया लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। अगर पढ़ लिया गया तो हाँ भाई उसमें लिखे होते पहले जनजाति कौन थी, पहले कौन सी, कैसी वहां संस्कृति, कैसा क्या था। हम लोग को सिर्फ वहां खुदाई साक्ष्य के आधार पर बस गेस लगा रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। ठीक, क्योंकि वहां पे लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ ही नहीं पाया। जिस दिन पढ़ लेंगे उसमें और हमको जानकारी में इजाफा हो जाएगा। यानी प्रोटोस्टलाइट कैसे थे कि सिंधु सभ्यता में आने वाली पहली जनजाति थी या पहली जाति थी, माना गया पहला। दूसरा बोला गया कि भूमध्य सागरी थे। ठीक, कैसे थे, भूमध्य सागर से आए थे, यानी मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन यानी इन्हीं को बोला गया दक्षिण भारत का निर्माता। यानी जो दक्षिण भारत में हमारे लोग क्या है वो कौन थे, भूमध्य सागरी। यानी वर्तमान में जो दक्षिण भारत में रहते वो कहाँ के लोग थे, मेडिटेरियन वाले थे, यानी उन्हीं के अवशेष से मिला है दक्षिण भारत में। आगे चलते हैं, मंगोलाइट किसी ने कहा कि यानी उप हिमालयी क्षेत्र से आए थे। आगे चलते हैं, देखते आगे बढ़ते, अल्पाइन कोई कह दिया, गंगा एवं निम्न गंगा, मध्य गंगा एवं निम्न गंगा के क्षेत्र में जाके बसी। ये सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए कि हड़प्पा का उदय, उसको हम लोग देखिए हड़प्पा का उदय कैसे हुआ, किस किस इतिहासकारों ने किस किस अपने हिसाब से क्या क्या बोला है। देखिए इसमें 3 लोग थे, एक व्हीलर थे, मैके थे, और गार्डन चाइल्ड थे। चाइल्ड वाला काम करके चले गए लोग, चाइल्ड वाला काम करके चले गए। इतना बेहुद्दी बात बोल के कि जो बोले भैया ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ये सुमेरिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की नकल की गई हुई है। क्या बोले कि जो ये क्या कहते हैं कि हमारी हड़प्पा की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नकल की गई थी। ये किसका नकल कर रहे थे, सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा कहोगे सर उन लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा जिसके आधार पर वो लोग बोल गए, हाँ मिला। एक जुगूरत, जुगूरत मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा जैसा यूज किया जाता था मेसोपोटामिया, वैसा यूज किया जाता था हड़प्पा में। अन्नागार, अन्नागार यानी अन्ना मतलब कि अन्न को रखने की एक स्थान होता है, तो अन्नागार जैसा मेसोपोटामिया में मिला था वैसे सिंधु घाटी सभ्यता मिल दिया। तो उन्होंने कहा बोला कि ये नकल करते थे, किसका, ये नकल करते थे क्या कहते हैं कि मेसोपोटामिया के। अगर मेसोपोटामिया का नकल करता ये, तो आप सोचो कि हम लोगों ने पहले बताया कि अपनी नगरीय व्यवस्था के लिए क्या था, नगरीय व्यवस्था के लिए प्रचलित था कौन, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग सबका ना तुलना करेंगे भाई, ये 2 चीज को तुलना कर कैसे कर सकते हो कि हम वहां पर नकल कर सकते हो सकता है कि वो किसी कोइंसिडेंट रहा हो कि ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। हाँ ये है कि वहां पे व्यापार होता था। आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर। लेकिन अपने देश वाले क्या कहते हैं, देसी मत में क्या थे, क्या था कि यहाँ के लोग स्थानीय लोगों का ही नकल करते थे सिवाय। तो अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए जो पहले लिपि की तुलना करते हैं, लिपि कैसी लिपि थी, जो मेसोपोटामिया में लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी, कैसी, लेकिन हमारे यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। दूसरा देख लेते हैं कि नगर नियोजन के बारे में, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए ही प्रसिद्ध था। यानी हम लोगों की नगर, वहां मेसोपोटामिया की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी, कम विकसित ही नहीं थी, और वहां की हड़प्पा सभ्यता की अधिक विकसित थी, यानी हम लोग सभ्यता अधिक विकसित थी। देखिए ईंट देख लेते, ईंट कैसे बनाते थे, तो यानी मेसोपोटामिया के लोग कच्ची ईंट बनाते थे, कैसे, कच्ची ईंट बनाते थे। लेकिन हम लोगों की ईंट कैसी थी, पक्की थी, कैसी पाएगी, पक्की। और भी देख लेते हैं, यानी हम उनके यहाँ मेसोपोटामिया में पूजा के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है।
और देख लेते हैं कि यानी उन लोगों की मोहर क्या कहते हैं बेलनाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर क्या कहते चौकोर थी। अब आप लोग सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोगों के नगर नियोजन ज्यादा विकसित था, हम लोग को शहर मॉडल थे हो चुके थे, तो आप ही आज के समय में बताइए कि गांव वाले शहर का कॉपी करते हैं कि शहर वाले गांव कॉपी करते हैं? तो आप लोग कहोगे सर गांव वाले जो है शहर का कॉपी करते हैं, शहर में गांव घुसा जा रहा है धीमे धीमे से। इसी तरीके से अगर हम लोग जब जैसे हड़प्पा सभ्यता पूरी कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी, तो अभी अभी इसमें ही बोला गया कि वहां की क्या कहते हैं कि जो कम विकसित थी, नगर नियोजन कम विकसित था, तो वो लोग हमारी कॉपी करेंगे, हम लोग उसकी कॉपी करेंगे। आपके मन में समझ गया, उत्तर मिल गया आप लोगों को कि कौन किसकी कॉपी कर रहा था। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल थे, कहाँ पे थे, इनका त्रिभुजाकार क्या कैसा था, सब चीज विस्तार या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसका जो स्वरूप था वो त्रिभुजाकार स्वरूप था। ठीक, अच्छा स्वरूप की बात कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर में जो था वो माडा था, ऊपर में क्या था, माडा। ठीक, माडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे की था। चिनाब कौन सी नदी किनारे, चिनाब, यानी उत्तर में कौन सा, माडा। नीचे में आपको मिलेगा दैमाबाद, यानी सबसे लास्ट में। इस सभ्यता का जो सबसे अंतिम छोर अगर उत्तर में जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला कौन सा मिला था, तो वो माडा। माडा किसकी नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे था। अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिलेगा दैमाबाद, कौन, दैमाबाद। ठीक है ना, दैमाबाद दक्षिण में था। अगर पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आपको सूतकांगे डोर मिलेगा। ठीक, दैमा जो है वो परवरा नदी के किनारे था। ठीक, किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। ठीक है ना, परवरा नदी या गोदावरी नदी परवरा नदी के किनारे था। जो अगर इस पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आपको सूतकांगे डोर मिलेगा। कौन मिलेगा, सूतकांगे डोर मिलेगा। ठीक, सूतकांगे जो डोर था वो दास नदी के किनारे, किस नदी के किनारे था, दास नदी के किनारे। और यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया था आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। अगर इस तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाए, और ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जा रहा है ना, तो इसी को ऐसे ही मान लिया गया। ये कौन सा कार बन रहा है, त्रिभुजाकार। ठीक, ये कैसा कार मान लिया गया, आलमगीर थोड़ा सा था लेकिन उसको ऐसे ही मान लिया गया। इसका स्वरूप किस आकार का माना गया है, तो वो त्रिभुजाकार माना गया। देखिए पहले जो इसका विस्तार था, पहले खोजों को पहले यानी खोज चल रही थी, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितने विस्तृत, कितने भागों में फैला, 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था। ठीक, लेकिन वर्तमान में जो है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने में, 20 लाख में। ठीक, अब हमने बता दिया कि अगर उत्तर में जाएंगे तो आपको माडा मिलेगा, उत्तर में सबसे उत्तर में इसका अंत क्या मिलेगा, माडा मिलेगा। अगर इधर जाएंगे यानी पूर्व साइड जाएंगे तो आपको आलमगीर यूपी में मिलेगा। ठीक, सूतकांगे डोर दक्षिण में मिलेगा, दास नदी किनारे है। दैमाबाद क्या कहते हैं, दक्षिण में मिलेगा, ये सॉरी सूतकांगे डोर पश्चिम में मिलेगा, और दक्षिण में दैमाबाद मिलेगा। ठीक, दैमाबाद परवरा नदी किनारे है, गोदावरी लिख दिए हैं, परवरा नदी किनारे, किस नदी किनारे, परवरा नदी किनारे। ये सुन में ना। देखिए अब एरिया वाइज इसको देख रहे हैं, सबसे बड़ा कौन है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। देखिए कौन सा, महाराधा आपको रहेगा, महाराधा। ठीक है ना, महाराधा, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है ना, राखीगढ़ी और धौलावीरा। लेकिन नई खोजों के आधार पर राखीगढ़ी को पहले कर दीजिएगा, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा एरिया वाइज हो जाएगा नई खोजों के आधार पर। यानी पुरानी खोजों के आधार पर कौन कौन सा, तो महाराधा याद कर लीजिए। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर अलग अलग क्या कहते हैं कि संस्कृति वो हुई थी। जैसे हमारे जो ये हड़प्पा का विकास हुआ है, हड़प्पा का जो विकास माना जाता है, हम बताते पूरा पाषाण काल के या ताम्र पाषाण काल के लास्ट में ही इसको स्वरूप देखने के मिल गया था। किसका, हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि वहां पे लोग और मॉडर्न हो रहे थे। यानी उसी का स्वरूप क्या कहते हैं कि ताम्र पाषाण कृषि का संस्कृति का स्वरूप ही क्या लास्ट मिला, हड़प्पा का विकास माना जाता है, वही से माना जाता है, वही ओरिजिन माना जाता है। देखिए बलूचिस्तान में कुल्ली नाल संस्कृति, कौन सी संस्कृति, बलूचिस्तान किससे संबंधित है, कुल्ली नाल संस्कृति। राजस्थान झूकर झाकर संस्कृति, राजस्थान किससे, झूकर झाकर संस्कृति। जो हड़प्पा की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक, देखो वीडियो बड़ा होने के कारण अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हड़प्पा की विशेषताएं क्या होती है, हड़प्पा की एक एक चीज बता देंगे हम। ठीक है ना, इसके पढ़ने के बाद कोई ऐसी परीक्षा नहीं रहेगी जिसमें ना फंसे क्वेश्चन, तो आप बस इसको कालते से मेरे साथ बने रहिए। ठीक, हड़प्पा की सभ्यता की विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।